नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और यह है एसएससी सीजीएल सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न फॉर 2024-25। एसएससी सीजीएल मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जो उनकी वेबसाइट पे दिया गया है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पर उससे पहले आप एनवायरमेंटल साइंस से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए या एसएससी से एनवायरमेंटल साइंस के टॉपिक से जुड़े क्वेश्चंस की तैयारी के लिए मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्रैक्टिस टेस्ट मैंने ऑलरेडी इस एग्जाम के लिए बनाए हैं उनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2014, क्योंकि ये उनकी वेबसाइट से डायरेक्टली मैंने लिया है, तो जो उन्होंने दिया है वो बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए मैंने आपको वेबसाइट खोल के दिखाई। ठीक है, scheme of the examination for combined graduate level examination. The scheme of the examination will be conducted in 3 tiers as indicated below. 3 टीयर में एग्जाम होगा, मतलब 3 चरणों में एग्जाम होंगे। पहला टीयर है फर्स्ट ईयर, पहला चरण रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सेकेंड टीयर दूसरा चरण होगा एग्जाम का, मेन रिटन एग्जाम होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप इसमें भी क्वेश्चंस होंगे। और थर्ड टीयर जो एग्जाम का होगा पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू और स्किल टेस्ट where applicable. Candidates opting for post of inspector in CPOs, मतलब सेंट्रल पुलिस में, will be required to undergo physical entrance test. तो ये हम तो सभी जानते हैं कि पुलिस विभाग में अगर आप भर्ती होते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू तो फिजिकल या मेडिकल टेस्ट भी होगा अदर देन द रिटन टेस्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे कैसे एग्जाम्स होंगे। ठीक, तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 एग्जाम, Tier 1 of the combined graduate level examination would be common for all categories of post and will be held in one session. तो जो Tier 1 है या पेपर 1 है, जो भी आप उसको कह लें, वो हर पोस्ट के लिए आपको देना ही देना है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो वो तो आपको देना ही देना है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आगे देखते हैं स्कीम ऑफ Tier 1 एग्जामिनेशन फॉर ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स जिनको आंखों से कम दिखता है, विथ विजुअल डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, जिनको की विजुअल डिसेबिलिटी जिनको 40% या उससे ज्यादा की है, एंड ऑप्टिंग फॉर अवेलिंग दिस असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब। तो अगर आप विजुअली इंपेयर्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप स्क्राइब के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे एग्जाम होगा टीयर 1 का। पार्ट है ए बी सी और डी, 4 पार्ट होंगे एग्जाम के, चारों पार्ट एक ही क्वेश्चन पेपर में होंगे। और पहला पार्ट है पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। ठीक है, बी 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बी जनरल अवेयरनेस, इसमें भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसमें भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और फाइनली डी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसमें भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और ये जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है ये स्टूडेंट्स का अक्सर कमजोर होता है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में वो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल साइंस। तो एनवायरमेंटल साइंस से जनरल अवेयरनेस के जितने क्वेश्चन आ सकते हैं या आने वाले हैं या पहले आ चुके हैं, उन सब पे मैं कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस टेस्ट बना रही हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होगा? 2 घंटे का एग्जाम होगा, या तो 10 से 12 की शिफ्ट में होगा या 2 से लेके 4 बजे की शिफ्ट में होगा। और अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो आपको 40 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो आपके लिए वो जो है टाइम ड्यूरेशन होगा 10 से 12 बज के 40 मिनट। और दोपहर वाली शिफ्ट में अगर आप हैं तो 2 बजे से लेके 4 बज के 40 मिनट। ठीक है, फिर 20% एक्स्ट्रा टाइम मिलता है हैंडीकैप्स को, तो वो आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं। नोट, if and where necessary the examination may be held in 2 shifts for different batches of candidates. और अगर कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा है तो 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, जैसे यहाँ लिखा है 10 से 12, 12 से 4 ऐसे। क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप चॉइस, मल्टीपल टाइप चॉइस होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चंस विल बी सेट इन हिंदी और इंग्लिश इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट्स ए बी एंड सी, और हिंदी और इंग्लिश में होंगे। और जो मॉडल क्वेश्चन पेपर उनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है वो मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगी। ठीक है, तो इस पूरे एग्जाम के पैटर्न को मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी। वीडियो स्लाइटली लंबा है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए और वीडियो में बने रहिए, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो पूरा समझिए, वीडियो में बने रहिए। सिलेबस क्या है टीयर 1 ऑफ द एग्जामिनेशन, जो कि कॉमन है सभी के लिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग उसमें सिलेबस में होगा, और इसमें होगा इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ ऑन एनालॉजीज, मतलब कि एक जैसे दिखने वाले शब्द का, एक जैसे दिखने वाले कंपैरिजन का, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग। तो आपको बेसिकली वो कुछ भी पूछ सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस में, कुछ डायग्राम दे देंगे और उसको बोलेंगे कि इस डायग्राम में सही डायग्राम कौन सा है। विजुअल मेमोरी,
डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, इससे इसका रिश्ता क्या है। जिस तरह के कि जनरल इंटेलिजेंस में, रीजनिंग में हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अर्थमेटिकल रीजनिंग भी हो सकता है, उसमें मैथ्स से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन हो सकते हैं। फिगरल क्लासिफिकेशन, इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन। अर्थमेटिक नंबर सीरीज की, एक सीरीज में कई नंबर दिए गए हैं तो अगला नंबर कौन सा होगा, या बीच का मिसिंग नंबर कौन सा होगा। नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये भी कि इस कोड का मतलब क्या होगा, इस हिसाब से। स्टेटमेंट कंक्लूजन, कि अगर ये पैराग्राफ दिया इसका कंक्लूजन क्या समझते हो तुम। लॉजिस्टिक रीजनिंग, ये सब कुछ होगा। लॉजिक रीजनिंग, ये सब कुछ जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस में देखिए, क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशंस टू सोसाइटी। तो जनरली आप जिस तरह के माहौल में रहते हैं, समाज में रहते हैं, उसके बारे में आपको कितना पता है। क्वेश्चंस विल आल्सो बी डिजाइन्ड टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, तो करंट अफेयर्स तो आते ही आते हैं, and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of any educated person। किसी पढ़े लिखे इंसान को जितना अपने समाज के बारे में पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चन आएंगे। तो करंट इवेंट में मैक्सिमम एनवायरमेंटल साइंस के करंट इवेंट्स होते हैं। कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई, उन कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई, तो या तो हमारी भारत सरकार उस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ क्या कदम हमारे देश में उठा रही है, जैसे ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है, ये सब चीजें क्या है, इसके ऊपर मैं वीडियोस बना रही हूँ, आगे बनाती जाऊंगी। तो इसलिए मेरे चैनल से जुड़े जरूर रहें, क्योंकि आपको इस सेक्शन में मेरे चैनल से बहुत फायदा होगा। The test will also include questions related to India and its neighboring countries, especially pertaining to history, sports, culture, geography, economic scene, general polity, Indian constitution, scientific research। और scientific research में आजकल environmental science बहुत important topic हो गया है। These questions will be such that they do not require any special study of any discipline। और questions जनरल लेवल के होंगे, तो उसके लिए आपको किसी भी एक फील्ड का ज्ञाता होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं एनवायरमेंटल साइंस की एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मैं एनवायरमेंटल साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को बनाऊंगी, और जो क्वेश्चंस मैं देती हूँ उसको मैं समझाती भी हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, कभी भूले ना, ठीक है। मेरा ये टारगेट रहता है कि स्टूडेंट सिर्फ रटे नहीं, समझे और जिंदगी भर उसको याद रहे। तो इसलिए मैं ये एग्जाम को फोकस कर रही हूँ। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, the questions will be designed to test ability of appropriate use of numbers and number sense of the candidates। The scope of the test will be the computation of whole numbers, decimals and fractions and relationship between numbers। तो बेसिकली ये मैथ्स का टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये पूरा है, आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा देख लीजिए। स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस विल बी ऑफ 10+2 लेवल। 10th और 12th लेवल के मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, जो कि सबने अगर 10th और 12th लेवल पे मैथ्स पढ़ा है तो वो जानते हैं। तीसरा है फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। Candidate's ability to understand correct English, his basic comprehension and writing ability etc. would be tested। तो इंग्लिश समझ कितनी आपको आती है उस पर बेस्ड होगा। इसके लिए भी आपको इंग्लिश का ज्ञाता होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंग्लिश आपको ठीक ठाक समझ में आना चाहिए। कि एक पैराग्राफ दिया होगा कि उसका मतलब क्या होता है, इससे तुम क्या समझते हो, या इस वर्ड का भिन्नार्थक शब्द क्या है, या पर्यायवाची शब्द क्या है, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। B, scheme of examination for combined graduate level tier 2 examination। tier 2 जो सेकंड लेवल का दूसरे चरण का एग्जाम होगा, उसका क्या है। tier 2 of the combined graduate level examination will be of objective multiple choice and will be conducted over 2 days during a weekend। ये एग्जाम किसी वीकेंड पर ही होगा और 2 दिन का तक होगा, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स को उनको एग्जाम लेना है। It will consist of 3 different papers/subjects and depending upon the category of posts applied for, the candidate will be required to appear in 1, 2 or 3 papers as the case may be। और ये 3 दिन में एग्जाम इसलिए, 2 दिन में एग्जाम इसलिए होगा ताकि जितने भी कैंडिडेट स्क्रीन हुए हैं उनको एक पेपर देना है, या दो देना है, या 3 पेपर देना है। तो ऐसा ना हो कि दो कोई पेपर एक ही टाइम पर हो जाए, तो फिर एक ही आदमी 2 पेपर कैसे अटेंड करेगा। इसलिए 2 दिन तक एग्जाम होगा अलग अलग समय पर, ताकि सारे पेपर्स जो है वो उस हिसाब से हो कि जो भी कैंडिडेट्स को इनको एग्जाम को लेना है वो दे सके, कोई क्लैश ना हो डेट्स में, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट्स इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये तो बहुत ही पॉपुलर पोजीशन है। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, पीओ इंस्पेक्टर एग्जामिनर, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट्स, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, टैक्स असिस्टेंट्स, यूडीसीज। The examination will consist of 2 papers as under। तो ये जितने पोजीशंस मैंने आपको बताई, इनको 2 पेपर लेने होंगे टीयर 2 में, और वो होंगे अर्थमेटिक एबिलिटी जो कि 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, और दूसरा होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, वो 200 नंबर का होगा, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होगा एग्जाम की, 2 घंटे का एग्जाम होगा 10 से 12, और ये भी 2 घंटे का एग्जाम होगा 2 से 4। तो अगर आपको ये दोनों पेपर लेने हैं तो सुबह 10 से 12 एग्जाम दीजिएगा,
फिर 2 घंटे का ब्रेक होगा, खा पी के आइएगा, फिर 2 से 4 बजे तक आप एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। अब है ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग्स ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स, उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 10 से 12:40 तक, और फिर 2 से 4:40 तक, ठीक है, क्योंकि उनको दिक्कत है तो इसलिए ज्यादा समय मिलेगा, ठीक है। आगे, फॉर द पोस्ट ऑफ statistical investigators GR grade 2 and compilers the examination will consist of 3 papers as under, और अगर स्टेटिस्टिकल विभाग में आपको जाना है तो 3 पेपर आपको देने होंगे, उसमें अर्थमेटिक एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉमर्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स, ये तीनों ही आपको देने होंगे, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा पेपर जुड़ गया ना स्टैटिस्टिक्स का। अब उसमें मार्क्स कैसे होंगे, अर्थमेटिक एबिलिटी 200 मार्क्स 100 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन, कॉमर्स मैथ स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ड्यूरेशन होगा, टाइम क्या होगा, 10 से 12 बजे 2 घंटे का एग्जाम होगा, फिर 2 से 4 2 घंटे का एग्जाम होगा, और अगले दिन फिर 2 से 4 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। ये टाइमिंग इसीलिए रखी गई कि कोई क्लैश ना हो, कि एक आदमी को अगर 3 एग्जाम लेने हैं तो वो 3 अलग अलग टाइम पे हो, ठीक। और विजुअली इम्पेयर्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनको हर एग्जाम में 40 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 पेपर एज अंडर, और अगर आप पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर के थ्रू सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको सिर्फ एक ही पेपर का एग्जाम देना है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो बहुत अच्छी बात है, एक ही एग्जाम होगा और आपका फिजिकल टेस्ट होगा, पुलिस विभाग में जाने के लिए ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। शायद इसीलिए इतने बच्चे वहां जाना चाहते हैं और उनके फायदे तो हैं ही। नोट, the commission will have the full discretion to fix separate minimum qualifying marks in each of the papers and in the aggregate of all the papers separately for each category of candidates. For example, scheduled caste, scheduled tribe, OBC, physically handicapped, ex-servicemen, yet general unreserved. Only those candidates who qualify in all the papers as well as in the aggregate would be eligible to be considered for being called for the personality test, इंटरव्यू टेस्ट एंड स्किल सेट। तो जो 3 एग्जाम होंगे, जो आपके जो जितने मल्टीपल एग्जाम्स हो रहे हैं, जितने मल्टीपल पेपर्स आप दे रहे हैं टियर 1 में टियर 2 में, सब में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में तो आपको 100 में 100 आ गए, एक में आपको 100 में 40 भी नहीं आया, वैसा नहीं होना चाहिए। सब में क्वालिफाइंग मार्क्स आना चाहिए, और फिर एक एग्रीगेट मार्क्स आपका होगा और उस बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकलेगी और फिर ही आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर there will be different set of questions for papers on arithmetic and general studies for visually handicapped candidates, which shall not be here have any component of maps, graphs, statistical data. और जो विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि वो देख नहीं सकते ठीक से, तो उनको मैप्स या मतलब नक्शे या ग्राफ या स्टेटिस्टिकल डेटा उस तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, उस तरह के क्वेश्चंस नहीं उनके एग्जाम में आएंगे जिसमें बिना देखे काम नहीं चले। जैसे मैप है, तो विजुअली हैंडीकैप्ड अगर आप हैं तो मैप में कैसे आप देख सकते हैं, वो नहीं कर सकते ना, तो उस तरह के क्वेश्चंस उनको नहीं दिए जाएंगे। However, components of other papers will be the same as that for general candidates. तो कुछ उस तरह के क्वेश्चंस उनको नहीं होंगे, लेकिन बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो कि विजुअली इंपेयर्ड लोग भी कर सकते हैं, वो तो वैसे ही कॉमन रहेंगे सबके बीच में, ठीक है। अब सिलेबस देखते हैं टियर 2 ऑफ द एग्जामिनेशन का। टियर 2 ऑफ द एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है? पेपर 1 में अर्थमेटिक एबिलिटी होगा, पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और पेपर 3 में कॉमर्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अब अर्थमेटिक एबिलिटी में क्या होगा? दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स related to number systems, computation of whole numbers, decimals, and fractions and relations between numbers, fundamental arithmetic operations, percentage, ratio and proportion, average, interest, profit and loss, discount, use of table and graph, mensuration, time and distance, ratio and time. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस बता रहे हैं ना, ये मोस्टली 10th 12th लेवल के होते हैं, जिसमें कि सिंपल जो हमने 7th स्टैंडर्ड से लेके और 12th स्टैंडर्ड तक जो भी मैथ्स पढ़ी है, इनफैक्ट जिसके 7th से 10th तक भी मैथ्स रही है वो भी इस पेपर को सॉल्व कर सकता है, बहुत ही आसान होता है ये। सिंपली डेसिमल प्लेसेस, परसेंटेज, इनकम टैक्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब आपने पढ़ा हुआ है हाई स्कूल में, वो हाई स्कूल लेवल का ही रहता है ये, जिसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान होता है, ठीक है। पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, questions in this component will be designed to test the candidate's understanding and knowledge of English language and will be based on error recognition, fill in the blanks, vocabulary, spelling, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms, simple sentence completion, phrases and idiomatic use of words. There will be a question on passage and comprehension of passage also. Basically, reading comprehensions,
श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सेंटेंस के आखिरी शब्द क्या होगा, वोकैबुलरी, इस सेंटेंस का, इस वर्ड का सही स्पेलिंग क्या होगा, ग्रामर, ये सेंटेंस में गलत सेंटेंस कौन सा लिखा गया है ये पहचानो, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपने 10th स्टैंडर्ड तक आपकी इंग्लिश अच्छी रही है, स्ट्रांग रही है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से रहे तब तो आप बहुत आसानी से कर ही सकते हैं। पर अगर आपने हिंदी या किसी और मीडियम से भी पढ़ाई की है, पर अगर आपकी अंग्रेजी की अच्छी पकड़ है या आप पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ाई आप इस क्वेश्चन, इस सेगमेंट को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको एक टिप देती हूँ कि कोई भी अंग्रेजी का अखबार आप हर रोज कम से कम आधा घंटा दिल लगा के पढ़ना शुरू कीजिए, तो ये जो क्वेश्चन, ये जो सेगमेंट है ना, ये आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और इंग्लिश मेरा भी स्ट्रांग था, तो कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पेपर 3, कॉमर्स/मैथमेटिक्स/स्टैटिस्टिक्स/इकोनॉमिक्स, ये पेपर 3 होगा। इसमें क्या होगा, फॉर इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड कंपाइलर फॉर रजिस्ट्रेशन जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये उनके लिए होगा पेपर 3, क्योंकि सबको नहीं देना है। अब उसमें बहुत डिटेल सिलेबस है, तो मैं मोटा मोटी पढ़ देती हूँ। स्टैटिस्टिक्स में होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल। उस फिर कंपाइलेशन होगा, मेजर्स होगा, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस, नल एंड अल्टरनेट, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर लार्ज सैंपल्स एज वेल एज स्मॉल सैंपल्स इंक्लूडिंग chi-square टेस्ट। आई थिंक जिसने भी 12th लेवल में स्टैटिस्टिक्स या कॉमर्स लिया है ना, वो ये कर सकता है। फिर इकोनॉमिक्स में होगा, जनरल इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। फिर इंडियन इकोनॉमिक्स एंड जनरल स्टैटिस्टिक्स होगा। इस वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्योंकि सारा डिस्कस करना इस छोटे से वीडियो में संभव नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स है, उसमें अलजेब्रा होगा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एनालिटिकल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, और है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ये सभी कुछ स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है। और फाइनल स्टैटिस्टिक्स होगा। और फिर डी में कॉमर्स होगा, उसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, ये सब कुछ होगा। ये अगेन मैं कह रही हूँ स्टैट्स वालों के लिए है, हर किसी को इतना मरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Note 1. Numerical aptitude paper for visually handicapped candidates of 40% and above visual disability. Opting for scribe, there will not be any component of map, graph, statistics, data. और इसमें कॉमर्स जिन्होंने लिया है, जिनको स्टैटिस्टिकल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जाना है, उनके लिए भी अगर विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है कोई, तो उसके पेपर में मैप, ग्राफ या स्टैटिस्टिकल डेटा, ग्राफ्स वगैरह, बार डायग्राम, ये सब नहीं होगा। फिर नोट 2 में है, द कमीशन शैल हैव द डिस्क्रिप्शन टू फिक्स डिफरेंशियल मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स इन ईच सब्जेक्ट ऑफ द टियर 1 एग्जामिनेशन, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन among others category wise vacancies and category wise number of candidates. Only those candidates who have scored above the cutoff marks fixed by the commission would be required to appear in the tier 2 examination. और tier 1 अगर आप पहले क्वालिफाई कर चुके हैं, और उस टियर 1 का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कमीशन ही सेट करेगा, बेस्ड ऑन कितने कैंडिडेट्स अपेयर हुए हैं और कितनी सीटें हैं। तो उस बेसिस पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो टियर 1 के क्वालिफाइंग मार्क्स सेट करेंगे। और उस पेपर में टियर 1 में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तभी आपको टियर 2 का एग्जाम देने मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और टियर 1 विल बी यूज्ड टू स्क्रीन द कैंडिडेट्स फॉर अपीयरिंग इन टियर 2 फॉर वेरियस पेपर्स which will be specifically required for different groups of posts, ठीक है। However, marks of such screened candidates in tier 1 will be taken into account for final ranking of candidates for selecting them for the interview and also final selection. तो tier 1 के जो marks होंगे वो कम से कम क्वालिफाइंग आपके होने चाहिए, ताकि आप tier 2 का एग्जाम दे सकें। और जब फाइनल इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा, तो tier 1 का मार्क्स भी जुड़ेगा उसमें, और tier 1 और tier 2 दोनों के मार्क्स के साथ जो आपकी मेरिट बनेगी, उस बेसिस पे आपको इंटरव्यू का कॉल मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए भर रहे हैं, और टियर 2 में, टियर 1 में अगर आपने वो मैथ्स का पोर्शन आपका वीक है और नहीं आप क्वालिफाई कर पाए, तो फिर आप टियर 2 में जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़े प्रैक्टिस टेस्ट के लिए, जो इसी एग्जाम में जिस तरह के इन्वायरमेंटल साइंस के पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनके सोल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करें। इसके अलावा इस एग्जाम की डेट्स, जो एग्जाम का कैलेंडर है 2024-25 का, उससे जुड़ा हुआ वीडियो भी मैंने बनाया है, तो उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।